आज आज मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले कुछ टर्म्स के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करूंगा। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए और देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहला जो टर्म है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है, ये थोड़ा समझते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अक्सर जब आप सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में होंगे, जब आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे, जब आप ड्राइंग्स वगैरह देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कंक्रीट मिक्स ग्रेड ऑफ कंक्रीट। और जब ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिखा रहेगा तो उसमें कुछ इस तरह की चीजें लिखी रहती है: M10, M15, M20, M25, M30, M35 एंड M40। ये जो डेजिग्नेशन है ये लिखने का एक तरीका है। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट को हम लोग इस तरह लिखते हैं। आईएस कोड में ये सब 1 2 3 4 5 6 7 ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिफाइन किए गए हैं। तो ये आईएस कोड में 7, और इसका मतलब क्या होता है? ये जो पहला लेटर है, जो फर्स्ट लेटर है, एम, एम स्टैंड फॉर मिक्स। और ये जो नंबर है, ये नंबर है कैरेक्टरिस्टिक, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ऑफ ए किसका? 15 cm क्यूब का आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग। चलो, ये तो मैंने लिख दिया, अब मैं इसको समझाता हूं। पहला लेटर का मतलब, एम का मतलब सीधा मिक्स, 10 का मतलब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है? तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ समझने से पहले मैं एक जनरल रोजमर्रा की जिंदगी में जो टर्म्स आते हैं उसको समझाने की, उससे रिलेट करने की कोशिश करता हूं। आपने एक वर्ड सुना होगा, हजारपति, लाखपति, करोड़पति। इसका क्या मतलब होता है? अगर जनरल टर्म में कहें तो अगर कोई हजारपति है तो उसके पास एनी टाइम 1000 रुपया अवेलेबल होगा। जब भी आप उसका टेस्ट लो, उसे मांगो कि यार 1000 रुपया दिखाओ, वो आपको 1000 रुपये दे देगा। अगर वो नहीं दे पाएगा तो उसको हम हजारपति नहीं कहेंगे। उसी तरह लाखपति, अगर लाखपति से आप मांगो कि भैया लाख रुपए दिखा दो, सिर्फ दिखाने के लिए बोलो, तो वो जरूर दिखा देगा अगर वो लाखपति है। उसी तरह करोड़पति के साथ है। लेकिन करोड़पति से अगर आप 1 करोड़ रुपया देखने के लिए मांगोगे तो हो सकता है वो हर समय, हर बार, हर टेस्ट में आपको ना दिखा पाए। हो सकता है 1 2 बार वो फेल भी करे। तो जो डेफिनेशन है वो कहता है कि अगर 95 टाइम्स, अगर आप उससे 100 बार कहते हो कि तुम 1 करोड़ रुपया दिखाओ और वो 95 बार आपको दिखा देता है, तो हम उसको करोड़पति होने का तमगा दे देंगे कि भाई तुम करोड़पति हो। उसी तरह अगर कोई लाखपति है, आप उसे 100 बार कहो कि लाख रुपए दिखाओ, वो 100 बार में अगर 95 बार में सही लाख रुपया दिखा देता है और 5 बार में वो थोड़ा कम दिखाता है, कोई बात नहीं, तो हम कहेंगे कि तुम लाखपति हो। तो ये जो लाखपति वाला टर्म है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ, उसके रिचनेस का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। उसी तरह कंक्रीट का ये क्यूब बनाएंगे, अगर मान लो ये M10 कंक्रीट है तो M10 कंक्रीट का एक क्यूब बनाएंगे। किस साइज का क्यूब? 15 cm साइज का क्यूब बनाएंगे। और इस क्यूब को टेस्ट करेंगे लेबोरेटरी में। टेस्ट करेंगे तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं आना चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर हम 100 क्यूब को टेस्ट करेंगे तो सिर्फ 5 केस ऐसे हो सकते हैं जिसमें उसका स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम है, और 95 केसेज में ये 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा स्ट्रेंथ शो करेगा। तो हम कहेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है
10 न्यूटन, या ये कंक्रीट जो है M10 है। द स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का तो डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? नॉट मोर देन 5% टेस्ट सैंपल फेल। अगर M10 है तो 5% सैंपल से ज्यादा फेल नहीं होना चाहिए, अगर तब वो कहेंगे कि उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इतना है। उसी तरह M15 का 15 होगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, M20 का 20, मिक्स 25, और इसी तरह M40 का 40 होगा। और ये जितने भी टर्म है, ये 28 कब कितने दिन के बाद का है स्ट्रेंथ? सारे जो है 28 डेज का स्ट्रेंथ है, आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग। जब कास्ट हुआ उसके 28 दिन के बाद का स्ट्रेंथ है। लेकिन हम एक किसी भी खास टाइम पे उसको हम लोग निकाल सकते हैं। मान लो कि अगर टी डेज के बाद हम उसका स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला में मैं बहुत ज्यादा जाऊंगा नहीं, बट मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है। उस फॉर्मूला में अगर हम टाइम वगैरह पुट करें और हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पता हो, तो उस डिफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम में, डेज में, हम उसको निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला है FT। FT जो है T डेज के बाद स्ट्रेंथ है, और उसको बोलेंगे TA प्लस BT F28। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डोनेट करने के लिए FCK बोलते हैं। तो अगर मिक्स M10 है तो M10 का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अगर लिखेंगे FCK, मान लो मिक्स है M10, तो 10 क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डोनेट करते हैं FCK। फॉर कंक्रीट, या कंक्रीट के लिए FCK इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज है, 28 डेज बाद। और ये हमको F चाहिए कितने दिन बाद? T डेज बाद। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है जिसमें A और B जो है इंपेरिकल कांस्टेंट है। A एंड B इज इक्वल टू इंपेरिकल कांस्टेंट, जो कि एक डिफरेंट कंक्रीट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होंगे, जो कि एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा उसको उस वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम इसका निकाल सकते हैं। और T है नंबर ऑफ डेज। तो इस फॉर्मूला में जानने के लिए इतना ही है, खासकर इस लेवल के लिए। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो जरूर किताब से कंसल्ट कीजिए। उसके बाद अब अगला टर्म है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अभी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे वो था कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अभी हम लोग थोड़ा ये जान लेते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फ्लेक्सर में कितना होता है। ये सब चीजें जो है थोड़ा आप ध्यान में रखिए, इसको याद कर लीजिए। इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन का जरूरत है नहीं, सिर्फ टर्म जानना जरूरी है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सर, दिस इज नॉट, ये डायरेक्ट टेंशन नहीं है, ये फ्लेक्सर वाला टेंशन। यानी अगर किसी चीज को बेंड करेंगे, अगर मैं इसको ऐसे बेंड करता हूं इस पेन को, तो टॉप सरफेस में क्या होगा? टेंशन डेवलप होगा। उस टेंशन को फ्लेक्सरल टेंशन बोलते हैं। तो अगर इस तरह का टेंशन आता है कंक्रीट के अंदर, तो वो कितना होता है? वो होता है 0.7 रूट अंडर FCK। यानी FCK क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आफ्टर 25 डेज, और रूट ओवर 0.7। तो हम एक वैल्यू M25 के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर FCK का वैल्यू
इफ एफ सी के इज इक्वल टू 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट का कितना हो जाएगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा 0.7 रूट अंडर 25, दिस इज इक्वल टू 0.7 इंटू 5 इक्वल टू 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक कंक्रीट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 25 न्यूटन, तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 3.5 न्यूटन। कितना कम होता है। दैट्स वाई हम लोग रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कंक्रीट जो होता है टेंशन में बहुत ही वीक होता है। तो ये था टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब एक टर्म है मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो के बारे में अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल में एनालिसिस की गई है, आप उसे देख सकते हैं। मॉड्यूलर रेशियो के पहले हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं, परमिशेबल स्ट्रेस। हम लोगों ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब परमिसिबल स्ट्रेस, मैक्सिमम कितना हम कंक्रीट के अंदर स्ट्रेस को परमिट करेंगे ताकि वो सेफ रहे, वो कोलैप्स ना करे, फेल ना करे, क्योंकि हमें उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी रखना है। कि अगर मान लो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या मतलब है कि अगर मान लो कि इसका मजबूती जो है 10 है, तो हम अब इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5। इसका परमिसिबल स्ट्रेंथ कितना होगा? 5 ओनली। उससे ज्यादा हम इसमें परमिट नहीं करेंगे लोड लगाने के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा अगर परमिट करेंगे तो ये रिस्क जोन में आ जाएगा। तो परमिसिबल स्ट्रेस जो है वो डिफाइंड है, और उसको मैं यहां लिस्ट आउट कर देता हूं, आप इसको याद कर लीजिए। M10 का 3 होता है, ये लगभग लगभग डिवाइडेड बाई 3 होता है, उसको आप उसके आसपास राउंड कर लीजिए। देखिए M15 का 5 होगा, M20 का होता है 7, ठीक है, और M25 इसका होता है 8.5, M30 का 9। तो ये है परमिसिबल स्ट्रेस, और इसका नोटेशन है सिग्मा CBC। जब वर्किंग स्ट्रेस मेथड से जब हम डिजाइन करेंगे तो इन सारे चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये परमिसिबल स्ट्रेस है, ये वैल्यू याद कर लीजिए। अब हम लोग मॉड्यूलर रेशियो के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अभी हम लोग मॉड्यूलर रेशियो, चूंकि ये सारे टर्म आप जब डिजाइन करेंगे तो उसमें ये सारे टर्म यूज होने वाले हैं, तो आप एक बार थोड़ा सा इसको समझ लेंगे तो आपको डिजाइन करते समय इन सब चीजों में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मॉड्यूलर रेशियो का मतलब क्या है मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताता हूं। कंक्रीट क्या है? कंपोजिट स्ट्रक्चर है, उसमें स्टील होता है। एक्चुअली बेसिकली मैं आरसीसी की बात कर रहा हूं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की। वो एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है, उसमें स्टील भी होता है और कंक्रीट भी होता है, यानी दो मटेरियल को मिला के एक कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जब जब दो मटेरियल का कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो दोनों के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो जो होता है उसको बोलते हैं मॉडुलर रेशियो। तो इसको कंक्रीट के लिए एक टर्म है, एक फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूला से हम लोग किसी भी 280/3 सिग्मा CBC होता है, और इससे हम किसी भी ग्रेड का हम लोग इससे मॉडुलर रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे कि M10 का अगर निकालें, इस फॉर्मूला में अगर M10 का निकालेंगे तो क्या रखेंगे? 280/3, और सिग्मा CBC M10 का कितना होता है? 3। तो इसको निकालेंगे तो ये 31 आएगा। तो कुछ दशमलव के इधर उधर आए, आप नियरेस्ट फिगर तक राउंड कर लीजिए और उसको आप एज ए मॉड्यूलर रेशियो इस्तेमाल कीजिए। तो ये था मॉड्यूलर रेशियो। इसके बारे में डिटेल हम लोग जब डिजाइन पढ़ेंगे
तो उसमें देखेंगे। अगला टर्म है स्टील रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट रेनफोर्समेंट में अभी यहां जो मैं बताने वाला हूं वो हम लोग दो तरह का रेनफोर्समेंट यूज करते हैं। उसमें एक होता है माइल्ड स्टील और एक होता है HYST बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार। तो माइल्ड स्टील जो होता है, माइल्ड स्टील, इसका जो FCK है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होता है वो होता है 250। इसको लिखते हैं Fe 250। और HYST में दो तरह का आता है, पहला ये है और दूसरा है HYST। इसमें ज्यादा समझने की कोशिश मत कीजिए, ये बस ये सारी चीजें याद करने वाली हैं, इनको याद करते रहिए, याद कर लीजिए बढ़िया रहेगा। HYSD में दो तरह का होता है बार, एक है Fe 415 और दूसरा है Fe 500। इसमें ये जो टर्म है Fe नोटेशन है फॉर स्टील के लिए, और ये है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये है Fe 250, 415 और 500। अब मैं इसके परमिसिबल स्ट्रेंथ के बारे में बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं भी आपको जब डिजाइन करेंगे या कहीं भी आपको क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है। तो कितना परमिसिबल स्ट्रेस होना चाहिए, परमिसिबल स्ट्रेस की जो मैक्सिमम स्ट्रेस है हम उसको कहां तक पहुंचा सकते हैं। तो हम एक टेबल बनाते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है, और यहाँ माइल्ड स्टील और यहाँ Fe 415, इसको भी Fe के टर्म में ही लिख देते हैं, Fe 250। अब है इन टेंशन, अगर कंक्रीट में टेंशन है तो टेंशन में क्या लेंगे, 250 का होता है 140 और इसका होता है 230, और ये होता है डायमीटर, डाया ऑफ बार अप टू 20 mm और डाया ऑफ बार एबव 20 mm। मतलब जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो डायमीटर ऑफ बार पे डिपेंड करता है, और जब डाया ऑफ बार बढ़ा देते हैं तो माइल्ड स्टील में थोड़ा कम हो जाता है, तो ये हो जाता है 130 और ये 230 ही रहता है। तो ये था जब टेंशन हो, और जब कंप्रेशन कॉलम में जो कंप्रेशन होता है उस समय कितना लेते हैं, तो कंप्रेशन इन कॉलम तो माइल्ड स्टील का उतना ही होता है, लेकिन हाई Fe 415 का कम हो जाता है, ये 130 रहता है और ये 190 हो जाता है। ठीक है, ये सब चीजें याद रखना पड़ेगा। और अगर बीम की बात करें, अगर कंप्रेशन बीम के कंप्रेशन जोन की बात करें, लेकिन हम उसमें कंक्रीट का कंप्रेशन अगर यूज नहीं कर रहे हैं, केवल स्टील का कंप्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बीम कंप्रेशन वेयर compression in concrete not considered। जब उसके स्ट्रेंथ में कंक्रीट के कंप्रेशन को यूज नहीं करते हैं तो 20 mm तक, अप टू 20 mm डाया, ये होता है 140, ये होता है 190, और 20 mm से ज्यादा हो, ये अब 20 mm, ये अब 20, ये हो जाता है 130 और ये होता है 190। ये मिनिमम
चीजें थी जो रेनफोर्समेंट के बारे में आपको जाननी चाहिए। इसके बाद भी अगर हम रेनफोर्समेंट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखें या और भी सारी चीजें हैं जो कि मैंने मॉस में कवर की हुई हैं, तो और ज़्यादा अगर आप स्टील बिहेवियर के बारे में जानना चाहते हैं तो एमओएस चैप्टर को देखिए और उसको आप ज़्यादा नॉलेज गेन कीजिए। अभी कंक्रीट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।